देखो आज का जो अपना टॉपिक है या नया चैप्टर है क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़े होगे, क्लास 4th 5th 6th 7th हर जगह इनकी बातें चलती रही है। लेकिन अभी तक जो पढ़े हो नॉर्मली आपने पढ़ा है, मतलब एक बेसिक्स, आपको बेसिक शिक्षा जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने बेसिक कंसेप्ट बस पढ़ा है। अभी तक आपने इससे हायर लेवल की कोई भी इसमें का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला होगा। अगर आप 12 पास आउट हो, जाहिर सी बात है आप ड्रॉपर बैच हो, तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी क्योंकि आपने 11th क्लास पढ़ा होगा। भाई विदाउट 11th क्लास पढ़े आप 12 में तो आए नहीं होंगे। अरे तो ऐसी भी सिस्टम है कि विदाउट 11th पढ़े भी आप आ सकते हैं 12 में, क्योंकि एडमिशन करा दो, आप स्कूल कभी मत जाओ, डायरेक्ट बोर्ड का एग्जाम दे लो। तो अगर उस मेथड से आए होगे तो आपके लिए नया होगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आए होगे तो आपके लिए चीज़ें पुरानी ही होंगी। लेकिन देखो कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं तो आप पहले भी जानते हो कि फोटोसिंथेसिस हमको पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना किसके बारे में, हायर प्लांट के बारे में पढ़ना है। हमने इससे पहले आपको पहले प्लांट किंगडम पढ़ा चुका हूँ। प्लांट किंगडम बताना चाहेगा कोई कि कितने भाग में बांटा गया था, बताओ कोई। 5 भाग में। कौन कौन से भाग थे 5? समझ में आया क्या था? एल्गी था, ब्रायोफाइट था, ट्रेडोफाइट था और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 5 हमने क्या पढ़ा था, प्लांट किंगडम में हमने डिवीजन देखा था, उसके 5 क्या थे, फाइलम में थे। अब कह रहा है कि ये मालूम ना, फाइलम और डिवीजन दो बात यूज की गई है। फाइलम यूज किया गया है किसके लिए, एनिमल के लिए, और डिवीजन यूज किया गया है प्लांट के लिए। तो कह रहा है कि जो आपने वहाँ पे पढ़ा था तो यहाँ पे हमें पढ़ना है। देखो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट लिखा गया है। हायर, पहली बात आती है कि आप हायर प्लांट बोलोगे किसको। भाई हमने तो 5 पार्ट पढ़ा है ना प्लांट किंगडम में, तो हम किसको कहेंगे कि ये हायर है ये लोअर है। हमने प्लांट किंगडम में ये बताया था कि आपको जो आपका एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है और ट्रिडोफाइटा होते हैं, ये क्या होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन वहीं पे जो जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है वो क्या होता है, हायर प्लांट में आते हैं। तो हमें यहाँ पढ़ना किसका होगा, या तो जिम्नो के बारे में पढ़ेंगे या तो एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया, हायर और लोअर में। अब जब बात चलती है कि फोटोसिंथेसिस की, तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस, पहले तो एक पहला नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि आप फोटोसिंथेसिस बोलोगे किसको, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपको इतना तो नॉलेज होगा ना, बेसिक स्टडी करके आए होगे। पहले हम लोग पढ़ते थे कि फोटोसिंथेसिस इज द CO2 H2O, ये सबको मिला के हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेना, हम बोलते थे इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये थे हमारी बेसिक बातें। लेकिन हमें यहाँ क्या जानना है, जो हमें मतलब एक हायर लेवल पे चीज़ों को अब जाननी है। तो यहाँ पे जो आपका फोटोसिंथेसिस का अगर डिफिनीशन होता है तो आपके सामने जो दिया गया है, देखो फोटोसिंथेसिस इज द फिजिकल और केमिकल, देखो फिजियो और केमिकल प्रोसेस इन विच ऑफ द ग्रीन प्लांट यूज ऑफ द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में कौन, सोलर एनर्जी, मतलब सनलाइट की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि द सिंथेसिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो क्या बोला, कहने का मतलब यह है कि बोल रहा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, फिजिकल भी है और केमिकल, दोनों चीजें मिक्स करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल और केमिकल। अब बात आता है फिजिकल और केमिकल। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए पहले तो हमको क्या चाहिए, प्लांट में ग्रीन पार्ट चाहिए। ग्रीन पार्ट में भी ज़्यादातर हम कहाँ जाते हैं, लीफ पे जाते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक आपने पढ़ा होगा। तो आपने जब वहाँ पढ़े हैं तो आपने देखा होगा लीफ, लीफ तो देखा ही होगा। वहाँ पे भी हम लोग देखते थे एक फिगर बना रहता था, एक लीफ रहता था, लीफ के ऊपर CO2 भी रहता था, ऊपर से सनलाइट की रोशनी पड़ती थी। अरे छोटे के बुक को आपने क्लास 5 या 4th की बुक आपने देखी होगी तो देखी होगी ये चीज़ें। यहाँ पे कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस, देखो डिफिनीशन चेंज हो गया। वहाँ पे हमने डिफिनीशन क्या किसको बना के रखे थे, जो इसका प्रोसेस था कि हाँ CO2 + H2O मिल के सनलाइट के प्रेजेंट में क्या दे देते हैं, हमें ग्लूकोज दे देते हैं, हम इसको फोटोसिंथेसिस बोलते थे। लेकिन हमारे हायर प्लांट में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या बोला है, फिजियो एंड केमिकल प्रोसेस। मतलब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, फिजिकल भी और केमिकली भी, दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। और ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या करते हैं, किसी का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका क्या आता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, जिसमें क्या हो, कार्बन कंपाउंड हो, कहानी पढ़े ही होगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पढ़ना इसी के बारे में है। तो हम एग्जाम्पल भी देंगे तो
इसी के बारे में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा होगा तो क्या बना रहा होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अब देखो बात जब इतना आपको समझ में आया ना, फिजिकल और केमिकल, देखो केमिकल मतलब होता है लिक्विड, फिजिकल जिसको टच कर पाओ। तो अब तुम बताओ इसमें फिजिकल और केमिकल कौन हो सकता है। अरे आपके पास CO2 है, H2O है, लाइट है, इनमें कौन, यही तीन लोग मिलके बना रहे हैं ना। तो कह रहा है कि इसमें फिजियो और केमिकल मतलब दोनों प्रोसेस मिल के बना रहे हैं। तो किसको कहोगे फिजिकल और कौन कहोगे केमिकल है। केमिस्ट्री पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत, तो बता दो कुछ आइडिया। नहीं समझ में आ रहा है। अरे पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड दिख रहा है ना, और CO2 क्या लिक्विड में पाया जाता है, तो कहाँ जाएगा ये। अगर लाइट की बात करूं लिक्विड होता है। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो यार, इतना लगा दो कि समझ में आ जाएगा कि चीज़ें यही बोली जा रही है। बोला है कि फिजियो एंड केमिकल प्रोसेस, तो फिजिकल प्रोसेस में आप लाइट को ले लो और CO2 को ले लो, और केमिकल प्रोसेस में कौन आ जाएगा, H2O आपका आ जाएगा। कह रहा है कि जब ये पहले, तो देखो ये नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि पहले फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें ग्रीन प्लांट चाहिए। अब देखो ग्रीन प्लांट में हम जानते हैं कि क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, कोई बताना चाहेगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, किस सेल में पाया जाता है प्लांट के। सेल की बात किया हूँ, मीजोसेल में पाया जाता है। कुछ याद आ रही है पुरानी चीजें, इसीलिए कहता हूँ कि जब आप 5 या 6 की चीजें भूलोगे तो यहाँ दिक्कत आएगी। लेकिन ये नहीं बताऊंगा, यहाँ भी आगे धीरे धीरे चलेगी चीजें बताऊंगा। मैं इससे पहले आपको पढ़ाया था जब प्लांट टिश्यू के जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे आपको मैंने बताया था इन सब चीज़ों के बारे में। थोड़ा बहुत स्टोमाटा बारे में मैंने बताया था, वहाँ पे हल्का सा तो इन्फॉर्मेशन दिया ही था, क्योंकि जो चीज़ें रिमूव हो गई हो तो हमें पढ़ना नहीं है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में पूरे 5 चैप्टर थे, जिसमें हमें पढ़ना कितना है, 3 ही पढ़ना है, क्योंकि 2 रिमूव हो गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है जो 5 चैप्टर से मिलकर जो क्वेश्चन बनते थे, अब कितने से बनेंगे, 3 चैप्टर से। तो ये जो 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसको पता हल्के में मत लीजिएगा। अब समझ लो कि जिस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते थे पहले, अब उस क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन आने के चांस फिक्स हो गए हैं। तो आप जो चैप्टर पढ़ना है इस बार, क्योंकि जो रिमूव हो गया उससे तो आने नहीं है, तो जो है उसी से आएंगे। हम जानते हैं कि हमें पढ़ना कितना है, 3। अगर मान लो 25 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन नहीं, मान लो इससे 20 क्वेश्चन आते होंगे, 5 चैप्टर में 20 क्वेश्चन आ जाते होंगे। अब कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन ही हमें देने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को 20 क्वेश्चन ही देने हैं इस टॉपिक से। अब हमारे पास चैप्टर कितने हो गए, 3। तो 20 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन्हीं 3 चैप्टरों से आएंगे ना। तो याद रखिए कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप प्लांट में, आप नंबर इजिली गेन करोगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियो से 1 ही चैप्टर रिमूव हुआ है, लेकिन यहाँ से 2 हुआ है, क्योंकि 5 ही है। ह्यूमन में तो कितने हैं, 7 है कि 8 है। इस बार 6 पढ़ना है ना, तो वही बात है, वहां पे 6 चैप्टर की बात है, यहाँ पे 3 ही चैप्टर की बात है। क्योंकि हम जानते हैं 50% आपका अगर ह्यूमन फिजियो से आ रहा है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है, तो 50 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके, प्लांट फिजियोलॉजी से आते हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चन होता है टोटल, करने हमको 90 होते हैं। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं ना। यहाँ पे अगर 3 चैप्टर पढ़ने तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुए ना ये, तो आप एक एक चीज़ें और PYQ अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर हैं आपको 20 क्वेश्चन इजीली दे के जाएंगे। ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मार्फोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट मैंने पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे मार्फोलॉजी में आपने देखे थे कि अभी तक का रिकॉर्ड तो वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार एकदम क्लियर हूँ कि 6 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, इजीली 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि चैप्टर जब कट रहे हैं तो जो चैप्टर बचेगा उसी में से पूछना है। तो इतनी चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में रख के चलिएगा कि प्लांट को थोड़ा ज़्यादा, अब ये नहीं कि प्लांट में कम चैप्टर हमें सब आता ही है, आता तो है, लेकिन जहाँ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाया तो आपकी भी हिलने लगेगी। क्योंकि आपको जानते हो कि एसेशन रीजन, इनकरेक्ट और मैचिंग, 3 ही चीज़ तो आजकल के एग्जाम में यही आ रहा है। 1 वर्ड क्वेश्चन पे मत आप निर्भर रहिएगा। 1 वर्ड, देखो 1 वर्ड में ये रहता है कि आप टेस्ट दोगे नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि तुरंत पढ़ना होता है, टिक करना होता है। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जो एक बार नीट में बैठ चुका है,
कि 3 साल से जो नीट की ट्रेंडिंग चल रही है क्वेश्चन की, वो क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गई है। वन वर्ड की बात नहीं चल रही है। वो स्टेटमेंट दे रहा है, पूछ रहा है बताओ स्टेटमेंट के बारे में क्या है, तो आप वन वर्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं होना, थोड़ा सा मतलब ये कंसेप्ट को पकड़ के चलिएगा। जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आएगा। देखो अगर मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन बनाना चाहूँ यहाँ से, तो देखो ये क्वेश्चन फिक्स हो गया है। मैं क्या बोलूँगा, फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल प्रोसेस एंड, देखो केमिकल प्रोसेस विच ग्रीन प्लांट, ठीक है। फिर बोला लाइट एनर्जी सिंथेसिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं बोलूँगा कि बताओ ये ट्रू है, मतलब मान लो ये हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या मारोगे, ट्रू मारोगे कि फॉल्स मारोगे, ट्रू। क्या हुआ, ट्रू होगा। क्वेश्चन मैंने बोला था कि फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल प्रोसेस, फॉल्स होगा ना, फिजियोकेमिकल है। देखो वन क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहे हैं, आप एनसीईआरटी की लाइन कितनी अच्छे से जानते हैं ये निर्भर कर रहा है अब एग्जाम में। मतलब मैं पीएचडी करा के नंबर नहीं दिला सकता हूँ, दिलाऊंगा इसी चीज़ से। चाहे कोई भी टीचर हो आपसे कितना भी बड़ा चीज़ें बोल दे, लेकिन एग्जाम जो भी हो रहा है आपका पैटर्न यही है। आप खुद उठाइएगा पिछले ईयर का पेपर और एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन बाहर हो तो फिर हमसे मिल लीजिए, नहीं जाएगा क्वेश्चन बाहर। तो देखिए कह रहा है कि अब इतना समझ आने कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल और फिजियो एंड केमिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब बाइंडिंग होकर, किससे बाइंडिंग होता है, सनलाइट के प्रेजेंट में, मतलब लाइट के प्रेजेंट में। लाइट में कौन सा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम किसको बोलते हैं, सनलाइट को बोलते हैं। कह रहा है कि इसके प्रेजेंट में क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। हमने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, वो ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगला देखो क्या बोला, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब कह रहा है कि ये क्या है, जो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पढ़ रहे हो, ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा चीज है, वो बेसिक है। अगर वो नहीं होता तो पृथ्वी पे लाइफ स्पेन करना मुश्किल हो जाता या होता ही नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं हम सारे लोग किस पे डिपेंड हो जाते हैं, प्लांट पे। अब प्लांट एक ऐसा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक लिविंग प्रोडक्ट है जो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है। आप अभी पढ़ोगे, जब इकोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे प्राइमरी रिसोर्स। प्राइमरी रिसोर्स में यही चीजें बताई गई हैं कि सनलाइट अगर आ रही है हमारी पृथ्वी पे तो उसे कोई यूज करने वाला है, अगर उसे कोई फूड के फॉर्म में यूज कर रहा है तो ओनली और ओनली प्लांट है और ग्रासेस हैं, उसके अलावा और कोई यूज ही नहीं करता है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट में ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन पार्ट पे। ग्रीन पार्ट पाए कहा जाते हैं, प्लांट में। तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग किस पे निर्भर हैं, प्लांट पे ही निर्भर है। देखो इस लाइन का मतलब यही है ना कि फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये बेसिक है लाइफ, मतलब सबसे अगर पहला लाइफ मान लो या बेसिक लाइफ मान लो, वो क्या है, अर्थ का। फोटोसिंथेसिस ही प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो लाइफ नहीं चलती किसी की। अगर मान लो अगर पृथ्वी से पूरे प्लांट और ग्रास को हटा दिया जाए, अगर हटा दिया जाए तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ना इकोलॉजी में, इकोलॉजी में हमने फूड चेन पढ़ा है, वहां पे आपने देखा होगा कि एक ग्रास को कौन खाता है, रेड खाता है। रेड को कौन खाता है, मान लो रैबिट खाता है या रेड खाता है, जो भी खाता हो, या डियर खा लेता है, कोई खाता होगा ना। उसको खाने के बाद से कौन खाता है उसको, अरे कोई खाता होगा, एक बात, कौन खाता है बताओ फूड चेन में। अरे आपके बुक में दिया गया ना फूड चेन, ग्रास को खाने वाला बोला गया, वहां पे क्या है, रैट है, रैट को खाने वाला क्या है, स्नेक है, स्नेक को खाने वाला क्या है, पिकॉक है, पिकॉक को खाने वाला क्या है, लायन है, कोई भी हो सकता है कार्निवोर। और कार्निवोर छोड़ो, उसको भी खाने वाले कौन है, सामने दिख रहे हैं। आप क्या नहीं खाते ये बताओ ना,
आप तो सब खा लेते हो ना। तो वही कहानी है, कहीं ना कहीं हम सब किस पे निर्भर हैं? ग्रास पे निर्भर है। और ग्रास किस पे निर्भर है? फोटोसिंथेसिस पे। अब समझ में आया लाइन क्यों बोला गया है? ये लाइन के पीछे क्या है? बेसिक लाइफ इसीलिए बोला गया है क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा है, ग्रास ही एक ऐसा है जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब समझ में आया? अगला लाइन देखो, कह रहा है कि अल्टीमेटली ऑल द लिविंग फॉर डिपेंड ऑफ द सनलाइट फॉर द एनर्जी। मतलब कह रहा है कि अल्टीमेटली देखा जाए तो जितने लिविंग, अब वही बात मैं बता रहा था, जितने लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वही बोला है, देखो, लिविंग फॉर द डिपेंड ऑफ द सनलाइट फॉर द एनर्जी। कहीं ना कहीं हम सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे निर्भर है? सनलाइट पे ही निर्भर है। अगर सनलाइट नहीं आता पृथ्वी पे तो प्लांट भोजन बनाता? जब प्लांट भोजन नहीं बनाता ग्रोथ होता नहीं, वही मर जाता। जब वो मर जाता अपने आप रैट मर जाता। रैट मर गया तो स्नेक मर गया, स्नेक मर गया तो पिकॉक मर गया, पिकॉक को खाने वाला मर गया, मतलब जो भी हो वो मर गया, तो हम भी मर गए। बचा क्या? तो कहीं ना कहीं हम किस पे डिपेंड है? सन लाइट पे ही डिपेंड है। समझ में आ रहा है इतना लाइन? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी तो 6-7 साइंटिस्ट आएंगे, उनसे भी मिलाएंगे आपको कि कौन क्या खोज करके गया। अब कह रहा है कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जब CO2 प्लस H2O और प्रेजेंट ऑफ लाइट, लाइट में क्या? सनलाइट ले लो या नॉर्मली आप एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी लाइट ले सकते हो। कोई भी लाइट का मतलब जो होता है ना 100 वाट का जो बल्ब होता है, उसकी भी लाइट को अगर वहां पे जलाओगे तब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। तो कह रहा है कि जब हम CO2 प्लस H2O मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर, कह रहा है कि और किसके प्रेजेंट में? लाइट के प्रेजेंट में अगर हम इसका इक्वेशन कराते हैं तो क्या हमें प्रोडक्ट देगा? ग्लूकोज, मतलब C6H12O6। कह रहा है कि साथ में और क्या निकालेगा? ऑक्सीजन। कह रहा है ये तो बात हो गई फोटोसिंथेसिस की कि हम भोजन बनाने का काम ऐसा प्लांट कर रहा होगा, लेकिन प्लांट भोजन बनाने के बाद करता क्या है? एनर्जी में यूज कर लेता है। तो अगर इसी को हम उल्टा कर दें, कुछ नहीं करना है, हम ये रूट पकड़ के आए थे, अब ये रूट पकड़ के जाएंगे। अगर हम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को ले लें, अरे रिस्पायरेशन करते हो ना, रिस्पायरेशन में क्या लेते हो? चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये मालूम है? अच्छा, प्लांट क्या लेते हैं रिस्पायरेशन में? अब्दुल भाई, प्लांट रिस्पायरेशन जो करता है क्या लेता है? यही कहानी आपका CO2। समीम भाई, हद है मेरे भाई लोग, सामने लिखा हुआ है फिर भी आप गलती कर रहे हो। अब मुझे ये उम्मीद नहीं था, समीम भाई से तो ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था, मैंने बताया था वहां पे, एक बार नहीं 10 बार चिल्ला के बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, देखो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दो बातें होती हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तब CO2 को लेगा, जब खाना बनाएगा, और जब खाना का यूज एनर्जी में करेगा जिसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। जब प्लांट सांस लेगा, एक चीज बताओ, ह्यूमन सांस लेता है तो किसको लेता है? CO2 ऑक्सीजन को इंटर कराता है क्या? तो प्लांट कैसे कराएगा? प्लांट भी तो लिविंग है। तो प्लांट रिस्पायरेशन करेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा। हम या आप कोई भी चीजें जो हमारे अर्थ पे दिख रही हैं जो लिविंग है, अगर वो रिस्पायरेशन करती हैं तो केवल और केवल ऑक्सीजन ही लेती हैं, CO2 कभी नहीं ले सकती। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रक्रिया है, रिस्पायरेशन एक अलग प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, और रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि प्लांट अपना एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं। दो बातें हुई, भोजन बनाना अलग बात, आपने खाना खाया, पका के बना के जो भी खाया, ये बात अलग हुई। लेकिन खाना पेट में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद वो ATP में चेंज हुआ कि किस फॉर्म में चेंज हुआ, ये बात अलग हुई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दिमाग में रखिएगा, रिस्पायरेशन करेगा प्लांट तो हमेशा और हमेशा क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या लेगा? CO2 लेगा। जब खाना बनाएगा, एक चीज बताओ, तुम तो कह रहे हो कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान के बताता हूं,
तुम कह रहे हो कि CO2 लेता है, तब ये बताओ CO2 कब लेता होगा? जब लाइट का प्रेजेंट रहता हो। तो रात में तो लाइट नहीं रहती है, तो प्लांट को रिस्पायरेशन करने में दिक्कत हो रही होगी। आपके हिसाब से तो ये होना चाहिए, रात में लाइट होनी चाहिए ना, लाइट तो रात में रहती नहीं है, तो कैसे ये अपना काम किया? भाई रिस्पायरेशन अलग बात है। देखो जो प्लांट है वो दिन में भोजन बनाता है, कब? जब सूर्य निकल जाता है, रोशनी आ जाती है उस पर। लेकिन रिस्पायरेशन तो 24 आवर का है ना। आप अपने सांस को रोक के देखिए 5 मिनट तक, पता चल जाएगा क्या हो सकता है। उसे प्लांट अपना रोक ले तो भी पता चल जाएगा क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कभी भी नहीं आ रहा है। ये बचपन से सबका स्टॉक यही रहता है कि CO2 ही लेता है। अरे यार फोटोसिंथेसिस अलग बात होती है, रिस्पायरेशन अलग बात होती है। रिस्पायरेशन में ये होता है कि जो प्लांट है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को इंटेक करता है। जब ऑक्सीजन को इंटेक करता है तो हम जानते हैं पहले ही फोटोसिंथेसिस में क्या बन चुका है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? सभी भाई बता देंगे? अच्छा तुम बताओ नदीमा, प्लांट पढ़ी थी हमसे? तो ग्लाइकोजन क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? प्लांट जब भी खाना स्टोर करेगा किस में करेगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में। देखो ये बेसिक चीजें हैं, अब बेसिक में ही उल्टे हुए हो। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट कर दूं? मैं बोलता चला जाऊंगा, आप पीछे अटकते चले जाओगे। हाँ देखो अब कहानी देखो, ये सब इतना समझ में आया कि अभी देखो क्या बोल रहा हूँ। ये प्रोसेस तो समझ में आ रहा होगा ऊपर वाला। एक छोटा सा ट्वीट करा दिखाता हूँ तुमको क्या हो रहा है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये कहानी समझ में आ रही है ना? ये किसका है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 को लिया जाता है, CO2 प्लस वाटर को लिया जाता है किसके प्रेजेंट में? लाइट का प्रेजेंट में। तो हमें बना क्या देता है? ग्लूकोज। और अब देखो रिस्पायरेशन की कहानी क्या होता है, सेम यही चीज होती है। यहां पे हमने क्या किया? ग्लूकोज लिया प्लस और क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, रिस्पायरेशन कराया। तो ये हमें क्या बना के देगा? एनर्जी। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। और क्या देगा? CO2 देगा। हाँ अच्छा एक चीज बताओ, तुम कोई भी चीज जलाते हो तो क्या निकल के आता है? CO2 निकल के आता है। अब हम जानते हैं कि प्लांट का जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज जरेगा, जरने के लिए क्या चाहिए? अरे जलाते हो तो ऐसे ही दीपक नहीं ना जल जाता है, ऑक्सीजन चाहिए। हमने खाना जलाने के लिए क्या किया? ऑक्सीजन को लिया था। अगर हमारे बॉडी में भी एनर्जी है, अगर हम खाना खाए हैं, उस खाना को हमको जलाना है, जलेगा तभी तो मिलेगा एनर्जी। हीट मतलब एनर्जी। हमारी बॉडी क्यों 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा टेम्परेचर पर रहती है? क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है? हमेशा केमिकल रिएक्शन चालू रहता है उसका, कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा होता है, कहीं टूट रहा है तो कहीं बन रहा है। जब टूटेगा तो एनर्जी निकालेगा। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, तभी तो एनर्जी निकलेगा। एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? ATP के फॉर्म में। ATP ही तो एनर्जी है, करेंसी ऑफ एनर्जी। और कह रहा है साथ में क्या निकलता है? हम भी तो जब हमारे बॉडी में सेल पे जब एनर्जी यूज होता है तो हमारे बॉडी से जो बाहर हम निकालते हैं, देखो इंस्पायरेशन, इनहेल करते हैं तो हम किसको इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को। एक्सहेल करते हैं, निकालते किसको है? CO2 को। अरे अंदर इंटेक किसको करते हो? ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से। निकालते किसको? CO2 को। तो CO2 बना कहां से? सेल लेवल पे ना। यही कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा चल रहा होगा तभी तो बन रहा होगा। अरे यही ग्लूकोज तो टूट रहे होंगे, ऑक्सीजन तो हम ले लिए, हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच गया सेल पे, और सेल पे हम जानते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट था। अब सेल के साथ जब ऑक्सीजन वहां पे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद से क्या किसमें टूटेगा? वो एनर्जी में। और साथ में क्या निकाल देगा? कोई भी चीज जलाते हो तो क्या होता है? हीट निकलता है। दूसरा क्या निकलता है साथ में? धुआं। धुआं को क्या बोलते हो? CO2।
तो यहाँ हमें क्या तोड़ना नहीं है ना, रिस्पायरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है बनाना। मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं नॉर्मली कि बता दो ये कौन सा रिएक्शन है, तो क्या बताओगे, बताना चाहेंगे कोई भी? कौन सा रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म? हद है मेरे भाई, एनाबॉलिज्म हुआ ना, कुछ प्रोडक्ट बना के दे रहा है आपको, इसी तुम लोग फंसोगे, पक्का गलत करोगे क्वेश्चन आएगा तो। अगर आपसे पूछ लिया कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है कौन सा रिएक्शन होता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस, टिक मारोगे पटाख से दोनों, तुम ऐसे ही हो भैया, आप भी जानते हो और सबको जब यार मैं पढ़ाया हूँ फिर भी तुम लोग ऐसे बात करो। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज का फॉर्मेशन, मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में तो अभी बताया यार। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना। तो यहाँ पे क्या है, दो लोग मिल के जब बना रहे होंगे तो कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा तो इसे हम क्या करेंगे, एनाबॉलिज्म। और वहीं पे जब ये टूट रहा होगा तो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। भाई टूट रहा है ना, ग्लूकोज ही टूट रहा है तो ये मिल रहा है। अगर मैं पूछ दूं कि बताओ ये एरोबिक है कि एनारोबिक है, तो क्या जवाब दोगे, लगाओ दिमाग। बताओ, कुछ चल रहा है दिमाग की, बस दौड़ाए जा रहे हो। ये ये इक्वेशन कौन सा थर्मिक है, एक्सो है कि इंडो है? देखो एक इक्वेशन पे कितने क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं पूछ रहा हूं ना, ये सब चीजें तुमने पढ़ा है, बताओ कौन सी इक्वेशन कौन सा है, बताओ एक्सो है कि इंडो है, दोनों में बताओ ट्रैक से। मैंने शुद्ध भाषा में लिखाया था, जब ऐसा हो रहा होगा तो रिएक्शन को हम इंडो कहेंगे, जब ऐसा हो रहा होगा तो रिएक्शन को हम एक्सो कहेंगे। अरे यार शुद्ध हिंदी में लिखाया हूँ, अब नहीं रिवीजन करने का नतीजा है सामने। देखो ये भी एरोबिक है, ये भी एरोबिक है, दोनों एनारोबिक नहीं है। रूबिस्को आएगा तो मैं बताऊंगा कहाँ चलता है मामला, है तो एरोबिक, इसमें एनाबॉलिज्म हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कैटाबॉलिज्म है, क्या कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है। मैंने ये भी बताया था कि जो बनता है तो ये एक्सो होता है कि इंडो होता है, जो टूटता है वो एक्सो होता है कि इंडो होता है। यही होता है ना रिवीजन करने के नतीजा आपके। मैंने बोला था ना कि जब कोई भी इक्वेशन में कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दो लोग मिलके किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। कहीं ना कहीं हम एनर्जी दे रहे होंगे, इसमें एनर्जी के रूप में क्या देना पड़ रहा है, देखा। और जहां भी प्रोडक्ट से टूट के अगर एनर्जी में फॉर्म हो रहा है, जहां हमें एनर्जी मिल रही होगी वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक। यही है ना रिवीजन करने के नतीजे। भाई ये लाइट में चल रहा है तो देखो ये क्या है, ये O2 टूट के निकल रहा है ना, तो ये भी तो एरोबिक में जाएगा, एनारोबिक कैसे कह दोगे, जहां प्रेजेंट ही ना हो ऑक्सीजन। प्रेजेंट तो है ना, आएगा तो भी दिखाऊंगा कैसे होता है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, अब बायोमॉलिक्यूल भी पढ़ लिए हो, लेकिन कितना अच्छा रिवीजन करके आए वो आज आपको भी फील आ रहा होगा कि एक इक्वेशन सिंपल दिया आपसे, देखो कितना क्वेश्चन बनाया। ऐसे ही एग्जामिनर भी बनाएगा, एग्जामिनर का मूड घस का पूछ लेगा कि फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है तो बायो का ही ना, आपका बाहर का थोड़ी है। इतना समझ में आया, रिस्पायरेशन में आप समझ में आया ना कि रिस्पायरेशन में हमेशा और हमेशा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब मत बोलना कि प्लांट रिस्पायरेशन में CO2 का यूज करता है, किसका यूज करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है। फोटोसिंथेसिस में किसका करता है, CO2 का यूज करता है। इसमें कोई दिक्कत है? ये भी चैप्टर आपके आगे वाला चैप्टर इसी पे है, देखो कितना अच्छा सीक्वेंस में बनाएगा चैप्टर। फोटोसिंथेसिस में तुम क्या करोगे, CO2 प्लस H2O
प्रेजेंट ऑफ सनलाइट के बीच में क्या प्रोडक्ट निकाल के दिखाओगे? ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज जब बनेगा ना उस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस दिन फोटोसिंथेसिस चैप्टर खत्म। फिर ये प्रोडक्ट कहाँ भेजा जाएगा? रिस्पायरेशन में। अगला चैप्टर ही आपका रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो हम क्या कर रहे होंगे? फिर ग्लूकोज को वहाँ तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम ये देखेंगे कि कहाँ पे कितना एटीपी फॉर्म होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जब रैपर बैच को तो आपको मालूम है कि 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज से। तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने पाथवे होते हैं, ये पढ़ना हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या बनाना है? केवल और केवल ग्लूकोज बनाना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? भाई रिवीजन कर लो, भलाई आप ही की है, हमारी नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंपॉर्टेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आखिर फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्वपूर्णता है? पहला ही बोला, देखो कह रहा है कि इट इज द प्राइमरी सोर्स। ये मैं पहले ही बोला हूँ, वो इकोलॉजी से ही बात की गया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर हम जानते हैं ग्रास होता है, तो ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है ना। अगर हमारे पृथ्वी पे सनलाइट नहीं आता तो क्या हम भोजन बना पाता? प्लांट नहीं बना पाता, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं ना कि लाइट के प्रेजेंट में होनी चाहिए, क्योंकि इसे एनर्जी लेनी है। और जब एनर्जी ले रहा होगा तो क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इंडो में हम हीट दे रहे थे ना, अरे इंडोथर्मिक रिएक्शन में अपने पास से आप क्या कर रहे थे? उसको हीट दे रहे थे, तब जाकर कोई प्रोडक्ट बना के दे रहा था। लेकिन जब हमें एनर्जी लेना होता था तो क्या करते थे? आपस में रिएक्शन करा देते थे, अपने आप टूट कर हमें एनर्जी दे देता था। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मली पहला ही बोला, ये क्या है? जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? प्राइमरी सोर्स है। किसके लिए? ऑल द फूड अर्थ, मतलब जितना भी भोजन बन रहा है इस पृथ्वी पे, उसका प्राइमरी अगर कोई सोर्स है, सबसे पहला कोई अगर रास्ता है तो क्या है? सनलाइट। मतलब फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, जब भोजन नहीं बनेगा तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। अगला देखो, कह रहा है कि इट इज रिलीज। कह रहा है कि और क्या करता है? तो रिलीज कर देता है किसको? ऑक्सीजन को, टू द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब कह रहा है कि जब आप CO2 और H2O को प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में क्या करते हो? जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो कहता है कि प्रोडक्ट दे रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही तो दे रहा है। ग्लूकोज के साथ साथ क्या निकाल दे रहा है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आपको दिमाग में आता होगा कि आखिर ये ऑक्सीजन आया कहां से? भाई क्वेश्चन है, आ ही जाएगा। अब आपको पहले मैंने बताया था कि आपको एक इक्वेशन याद होगी, C6H12O6। याद है? कुछ नहीं याद है? अरे इसको बैलेंस मैंने करवाया था। अच्छा, इसको बैलेंस करना तो आता ही होगा, ऑक्सीडेशन चैप्टर पढ़े होगे तो केमिस्ट्री में। बैलेंस करके बताओ तो कैसे सेट होगा। आपके बुक में नहीं देखना है, बुक में तो है ही ऑलरेडी, वहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ बताओ, यही है। देखो है इजी, तुम सब चीज पढ़े हुए हो, लेकिन बस यूज करना आना चाहिए। अच्छा ये चीज बताओ, चूंकि तुम्हारे सामने बैलेंस करके दिखाता हूं। कार्बन कितना है? 6 है। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ठीक है, अगर मैं कार्बन का पकड़ के यहाँ पे 6 लगा दूं तो 6 कार्बन तो कंप्लीट होगा ना, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12। 6 दूनी 12। ऑक्सीडेशन सीखे होगे ना। अब यहाँ पे बताओ, 6 तो ये कंप्लीट हो गया, इतना समझ में आया? अब बताओ 6 ही ऑक्सीजन है ना हमारे पास, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, 7 ही ऑक्सीजन होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो 12 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं? 2 चीजें तो कंप्लीट हो गई। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। अब बताओ क्या लगाओगे? बताओ, इक्वेशन सही है? अगर मान लो यहाँ पे मैं 6 लगा दूं तो क्या अभी भी इक्वेशन सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बताओ। अरे भाई ये गलत था, केवल O थोड़ी निकलेगा, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। गजब दिमाग है, मैं ना देखूं तो तुम लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हो। अब बताओ इक्वेशन सही है कि नहीं है? 6 दूनी 12, 6 18, यही ना हुआ? 6 ठीक है,
6 दूनी 12, 18 ऑक्सीजन कंप्लीट। अब हमारे पास 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, दोनों साइड इक्वल है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। अब तुमसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ से मतलब निकलता है, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। ये पानी जब टूटता है, जब ये टूटता यहाँ कहीं भी, जब ये टूटेगा तभी तो हमें ऑक्सीजन निकालेगा। यही जो टूटता है तो ये ऑक्सीजन कहाँ निकल आता है, बाहर एटमॉस्फेयर में निकल आता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो ऑक्सीजन के सोर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्लांट है। क्यों है? क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, पानी अगर इंटर करता है, वाटर इंटर करता है तो टूट के क्या दे देता है हमें, O2 दे देता है, जो एटमॉस्फेयर में निकल आता है। इसीलिए तो कहा जाता है, आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी का जो हार्ट है, लंग्स है, लंग्स कौन है, अमेजोन फॉरेस्ट है। क्यों क्यों बोला गया है? ऑक्सीजन का 50% कवरेज, मतलब पूरा कवरिंग या उसको फुलफिल करने वाला अमेजोन फॉरेस्ट है। यही है, नहीं पढ़ोगे तो ही होगा। 50% कौन करता है? एल्गी। पढ़े थे एल्गी वाला? यही है ना, पिछला चैप्टर आप नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। ये कहानी मैं बता चुका हूँ। देखो इकोलॉजी की बात है तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एल्गी की बात तो मैंने पढ़ाया है ना, जब प्लांट की ने पढ़ाया है तो। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होता है प्लांट में, तो आप क्या कहोगे? जब उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान में जब वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन क्या यहाँ चला जाता है, ग्लूकोज में, और ये कार्बन, देखो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके तो ये बना दिए। अरे ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन और 6 कार्बन, हमने ये देखा ना, 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन, मतलब 12 जो भी चीजें हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। अब बचा हुआ ऑक्सीजन कहाँ निकल के भागेगा? एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो आपसे जब भी पूछा जाए कि ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होता है, तो वाटर के स्प्लिटिंग से होता है, वाटर के टूटने से होता है। ये भी एक साइंटिस्ट ने दिया था। ये हम इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट आए, कौन क्या क्या दे के हमें कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस ही वो पार्ट है जिससे प्लांट अपना भोजन बना पाता है। और क्या क्या मिल के बनाता है, क्या करता है, अगले लेक्चर से हम देख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप लोग जरूर रिवीजन जरूर कर लीजिए। इतना महान काम आप कर रहे हैं कि आपको कैटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, एनाबॉलिज्म समझ में नहीं आ रहा है, एरोबिक एनारोबिक नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद से आपको इंडो और एक्सो नहीं समझ में आ रहा है, तो इसे चलेगा? बताओ। इतना समझ में आया है ना? अभी फिलहाल जितना बताया हूँ उतना आया। तो कल देखेंगे 7 साइंटिस्ट के बारे में। नहीं तो अभी तो इतने में आप लोग, मतलब मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है, जो दिया है पुरानी चीज़ों के बारे में। मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, बस आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये चीज़ ऐसी थी, ऐसी हो गई। अब हम कल देखेंगे कि आखिर ये इक्वेशन बना कैसे, देने वाले कौन साइंटिस्ट थे, क्या क्या बता के गए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, किस पे एक्सपेरिमेंट था, उनका नाम क्या था, किस सन में दिए थे। यहाँ तक समझ में आया है ना फिलहाल अभी के लिए? ठीक है, तब कल देखना।